हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं इंडियन पॉलिटी का। हमारी ये सीरीज चल रही है। हमारे आप नीचे चैनल पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। आप जब प्लेलिस्ट खोलोगे उसमें हर सब्जेक्ट में आजकल वीडियोस रोज अपलोड हो रही हैं। पॉलिटी के, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन में बना के रख चुका हूं आपके लिए। और वैसी क्लासेस चाहिए तो आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। चैनल से बन के रहने के लिए नीचे आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को दबा देना, तो जो भी नई नोटिफिकेशंस आएंगी उसके बारे में आपको पता लगता रहेगा। जिन बच्चों ने मेरे से क्लास ली है वो जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए इंडियन पॉलिटी का, जैसे मैंने प्रीएम्बल कराया या फिर मैंने फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कराया, तो हमारा गोल सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ उसी टॉपिक को कवर करें। मैं ऑल ओवर अतिरिक्त जितनी भी इंफॉर्मेशन बन सकती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, मैं उन सब चीजों को भी साथ साथ कवर करता हूं। और यहां पे इस चैनल पे सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक्स ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर में वो क्वेश्चंस आते नहीं है और मैं यहां पे आके आपको करवा दूं। सिर्फ वही टॉपिक्स और उसके अंदर से भी सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आप पे इंपार्ट करी जाएगी जो भी आपके एग्जाम्स हैं। आगे सीईटी होने वाला है, एसएससी का, ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, एनटीपीसी का सीबीटी 2 है, DSSB है, और भी जो आपके क्लरिकल वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी आपकी ये वीडियोस। और आप कोई भी वीडियो देखोगे तो उसके बाद में आपको अपने आप ही सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होगा यहां की वीडियोस देखने के बाद में। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पहले ही कर दीजिए, आप पहले कंटेंट देखो, उसे जज करो, पेशेंस के साथ आप वीडियो देखो। और मेरी क्लास की खास बात है कि मैं आपको प्री प्रिपेयर्ड पीपीटीज नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि अपने नोट्स बनाने का अपना ही एक अलग फायदा होता है। मैं भी आपके साथ साथ चीजें लिखता हूं, समझाता हूं, ताकि आपके दिमाग में एकदम वो चीजें छप जाएं। और जब आप अपने नोट्स खुद बनाओगे तो वो जो मेहनत आप करोगे ना, वो आपको एग्जाम में वो मेहनत दिखेगी। बच्चे जो आलसी होते हैं वो कहते हैं हमें पीडीएफ दे दो। पीडीएफ पढ़ने के लिए आपको ये हो जाता है कि यार आप अच्छे से उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। कनेक्ट करने के लिए अपने हाथ से खुद नोट्स बनाओ, और मैं इजी से इजी लैंग्वेज में आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज हम पॉलिटी के जो 12 शेड्यूल्स आते हैं, हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं, उनको एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। और उसके अंदर जो भी लिस्ट है उनको हम क्लियरली देखेंगे कि उसको और आपके टॉपिक से कैसे मैं कनेक्ट करके आपको पढ़ा सकता हूं। तो जुड़ जाइए, कॉपी और पेन साथ लेके बैठ जाओ। अब हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहले ये जान लीजिए, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे। मैं चीजें बार बार अपनी क्लास में रिपीट करता हूं, पिछले लेक्चर्स में भी आपको दिख जाएगा, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएं और कभी आप चाह के भी ना भूलो। आधी चीजें तो आपकी क्लास में ही कवर हो जाएंगी। 22 तो थे पार्ट्स और 8 थी अनुसूचियां। अभी पहले ये समझ लेते हैं अनुसूचियां होती क्या है, शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है। देखिए जो चीजें, देखिए पार्ट्स तो हो गया कि मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है तो यूनियन एंड टेरिटरीज है, सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप है, उसके अंदर डेडिकेटेड आर्टिकल्स है। एक पार्ट में मान लीजिए 10 आर्टिकल आ गए, दूसरे पार्ट में 5 आ गए, मतलब इस तरीके से 22 पार्ट्स थे। अब जो चीजें आर्टिकल्स और पार्ट्स में कवर नहीं हो पाई, जिसमें कि बेसिकली कुछ लिस्ट्स होती हैं, जो लिस्ट होती हैं, वो सब जो चीजें एक संविधान में हम कवर नहीं कर पाए, उसके लिए हमने अलग से शेड्यूल्स बना दिए। अभी शेड्यूल्स 8 नहीं है, अभी शेड्यूल्स हो गए हैं 12, पार्ट्स हो गए हैं 25 एंड आर्टिकल्स आर अराउंड 448 या इससे ज्यादा। अभी ये है सिचुएशन। और इसमें कब अमेंडमेंट हुई, कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैं सब कवर करूंगा। अगर आपको आर्टिकल से रिलेटेड आपको लेक्चर चाहिए तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का भी मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा। आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करो इसे ज्यादा से ज्यादा। अब आ जाते हैं, शुरू करते हैं कि शेड्यूल में है क्या। आपको ये 12 शेड्यूल्स बाय हार्ट याद होने चाहिए। इसके लिए आप स्पेशली कोई ट्रिक बनाओ, नेट पे बड़ी सारी ट्रिक्स अवेलेबल है। तो उन सबको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके एक ट्रिक है, और भी कई सारी ट्रिक्स हैं। लेकिन अगर आप 12 चीजें ही याद नहीं कर पा रहे हो तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये 12 शेड्यूल्स तो आपको रिपीटिशन के साथ ही इतनी अच्छी याद हो जानी चाहिए कि आपकी टिप्स पे हो। अब आते हैं अपने पहले शेड्यूल पे। चलो इसे रेस कर देते हैं, फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अब आते हैं, हमारा देखिए फर्स्ट शेड्यूल है संविधान का। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर बता रखी है यूनियन एंड
टेरिटरीज। इंडिया में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये बता रखा है हमारे पहले शेड्यूल में, इनका नाम है स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का। इसके लिए जो आर्टिकल समर्पित है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो एक्चुअली में भाग 1 में आता है, पार्ट 1 में, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। इसके अंदर लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो चीजें हैं कि जो भी हमारा देश बना है वो स्टेट्स के आपस के समझौते से नहीं बना है। इससे एक और चीज इंप्लाई होती है कि स्टेट्स अपने आप को इंडिया से खुद से अलग नहीं कर सकती है, पूरा कंट्रोल यूनियन का है। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में इसके अंदर लिखा है कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसकी पूरी लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है। तो यह आ गया आपका फर्स्ट शेड्यूल। ऐसे एक एक शेड्यूल को हम समझेंगे और इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं ये भी पार्ट 1, जो पार्ट 1 मैंने आपको बताया था ना, पार्ट 1 से 1 से 4 तक के बीच में है। इसके अंदर ये लिखा है कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की पावर किसके पास है, नई स्टेट बनाने की, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की पावर, ये सारी पावर पार्लियामेंट के पास होती है, ना कि स्टेट के पास होती है। तो आई होप आपको पहला शेड्यूल समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हैंडराइटिंग से प्रॉब्लम है तो अपनी कॉपी में खुद लिख लो। नेक्स्ट आ जाते हैं। वैसे तो आप खुद ही बनाओ अपने नोट्स, वो ज्यादा बेटर रहेगा। शेड्यूल नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। शेड्यूल 2 के अंदर क्या है? इसके अंदर है सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड अम्यूजमेंट्स। मतलब जो भी सुविधाएं, सैलरी, अलाउंसेस, हमारे बड़े बड़े गवर्नमेंट के डेजिग्नेशंस जो हैं, उनको जो सैलरीज मिलती हैं उसके बारे में इसके अंदर लिखा है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी और किस किस की सैलरी अलाउंसेस को डिस्कस करा गया है यहाँ पे। तो जैसे कि आप ये मान लीजिए यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट की सैलरी, और स्टेट पे गवर्नर होते हैं, गवर्नर की हो गई। उसके अलावा आप लिख लीजिए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके अलावा आप लिख लो एक, यहां से इतना लिख लो पहले, फिर मैं आगे लिखवाता हूं। इसको नई स्लाइड पे ही ले लेते हैं, इरेज करो इसको। इतना लिख लिया, सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एम्यूजमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर। प्रेसिडेंट जहां पे है यूनियन में, गवर्नर स्टेट में है, उसकी अपनी सैलरी। उसके बाद में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, विधानसभा। तो अब इसको इरेज कर देते हैं, फिर से बता देता हूं, हो जा। चलो हाँ जी, अब आ जाते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट हो गया, इसकी सैलरी, गवर्नर हो गया, इसकी सैलरी। इसके अलावा आप लिख लीजिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर, इसको ऐसे कर देते हैं, एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ विधानसभा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो स्टेट की असेंबलीज होती हैं। उसके बाद में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। देखिए, लोकसभा में होते हैं स्पीकर और चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, और राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे ही चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ विधान परिषद, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के हो गए। उसके अलावा और किसकी इसमें सैलरीज के बारे में जिक्र है? ये मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, इनकी सैलरीज, अलाउंसेस, इनको क्या क्या मिलेंगे, ये देख रहे हो लिस्ट की फॉर्म में है। तो इन्हीं को बोलते हैं अनुसूचियां। इसके अलावा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आर्टिकल 148 है इसके लिए, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसके आर्टिकल्स भी आपको बता दूंगा। तो ये आता है हमारा शेड्यूल नंबर 2 में। रिवाइज करो, शेड्यूल 1 के अंदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, और यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, उसके बारे में पूरी लिस्ट दे रखी है कि कितनी स्टेट है, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। शेड्यूल नंबर 2 के अंदर हमने क्या करा? सैलरी हो गई, अलाउंसेस हो गई, इन सब मेन डेजिग्नेशंस के। इसके अलावा हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देख लेते हैं शेड्यूल नंबर 3 के बारे में। इसके अंदर है शपथ, ओथ्स एंड एफर्मेशंस। इसकी लिस्ट है कि किसकी क्या शपथ होगी और वो शपथ किसके सामने ली जाएगी।
ओथ्स एंड एफर्मेशंस, किस किस की शपथ ग्रहण इसके अंदर है। एक तो हो गए यूनियन मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स अपनी शपथ किसके आगे लेते हैं, प्रेसिडेंट के आगे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के आगे, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे, यूनियन मिनिस्टर्स, एमपीज एंड एमएलए, इन सब की शपथ हो गई। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस हो गए। इस और आप लिख लो एक सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी प्रेसिडेंट के आगे लेते हैं, आप प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। तो ये सब है जो कि एक एग्जांपल में दे रहा हूं, ये ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट रैंक्स, ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस के ओथ्स एंड अफर्मेशंस की जो लिस्ट है वो हमें शेड्यूल 3 के अंदर दे रखी है। और सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, 124 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर्टिकल है 214, इसी को फेरबदल करके देखिए, 2 इधर आ गया, एक उधर चला गया, तो हाई कोर्ट का आर्टिकल हो गया 214। जहां भी मैं आपको आर्टिकल बता सकता हूं, मेरे को मौका मिलता है मैं आपको बता देता हूं। सीएजी का आर्टिकल है 148, अटॉर्नी जनरल है 76 के अंदर। अभी हमारे सीएजी कौन है, साथ साथ रिवाइज कर लो, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, वेणुगोपाल जी, ठीक है। उसके बाद में हाई कोर्ट जजेस आपको लिखवा दिया, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया 214, 124। सुप्रीम कोर्ट के अभी 48th चीफ जस्टिस आए हैं और इनका नाम है एनवी रमन्ना, एनवी रमन्ना, रुको इसको इरेज कर देता हूं, इनका नाम है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। अच्छा, यहां आ जाते हैं 48 चीफ जस्टिस कौन है, एनवी रमन्ना। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जहां भी मैं आपको दे सकता हूं ना, मैं आपको देता हुआ चलता हूं। हमारे पहले चीफ जस्टिस कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, 48th एनवी रमन्ना है, इससे पहले जस्टिस अरविंद बोबड़े जी थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हरिलाल जे कानिया, एच जे कानिया, तो वो भी आप अपनी कॉपी में लिख लो। ये हो गई सारी, आपको मैंने शेड्यूल नंबर 3 भी बता दिया। तो फिर से साथ साथ रिवाइज करते हैं। पहले में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, दूसरे के अंदर जो सैलरी है, तनख्वाह है, मेन डेजिग्नेशंस की वो बता दी। थर्ड के अंदर मैंने आपको बता दिया ओथ्स एंड एफर्मेशंस, जो भी शपथ ग्रहण होगी और किन किन की होगी उसकी लिस्ट है। तो इसको आप साथ साथ याद करते जाओ, बार बार रिपीट करो इसको। ट्रिक में बिलीव नहीं रखता मैं, मेरे हिसाब से चीजों को रिपीट करने से चीजें ज्यादा बेटर होती है। पहले आप ट्रिक बनाओगे, पहले आप ट्रिक याद करोगे, फिर ट्रिक के बाद में आप उसके थ्रू क्वेश्चंस याद करोगे आगे। ये तो ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ चीजों के लिए ट्रिक्स बनानी जरूरी है जो बिल्कुल ही याद नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ 12 शेड्यूल्स है, इसके लिए क्या आप ट्रिक बनाओगे। शेड्यूल नंबर 4 के अंदर आ जाते हैं। इसमें आता है एलोकेशन provisions related to allocation of seats to राज्यसभा, ठीक है। कहां से, फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब कि राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर स्टेट से जाएंगे, कितने यूनियन टेरिटरी से जाएंगे, वो सारी लिस्ट जो भी है वो राज्यसभा के एलोकेशन ऑफ सीट की जो वो है वो हमने शेड्यूल नंबर 4 के अंदर देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है राज्यसभा मेंबर्स की, 250। इसमें से 238 मेंबर हो सकते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के। 12 मेंबर्स तो देने ही देने हैं, किन्होंने देने हैं, प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करने हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर, इसमें जो लोग, स्पोर्ट्स, इसमें से जो लोग एक्सेल करते हैं, प्रेसिडेंट अपनी तरफ से 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 साल के करीब रहता है। हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर्स रिटायर कर जाते हैं। तो 238 तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से हो गए और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी क्या सिचुएशन है, अभी ये है कि अभी 245 मेंबर है राज्यसभा के अंदर, जिसमें से 233 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के मिला के हैं और 12 मेंबर वही नॉमिनेटेड हैं बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल आपको कौन सा ध्यान रखना है, ये बात आप ध्यान रखना। राज्यसभा आता है आर्टिकल नंबर 80 के अंदर,
79 में आता है पार्लियामेंट, उसके बाद में अपर हाउस बोले तो राज्यसभा, फिर लोअर हाउस बोले तो लोकसभा, 81 आर्टिकल। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है, आपके काम का है ये लेक्चर, तो इसको शेयर करो। और वीडियोस देखने के लिए पॉलिटी की मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आपकी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में से जो फैक्ट्स फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं कि संविधान बना किस तरीके से, उसके लिए कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पर्संस उसमें इन्वॉल्व थे, और जिस तरह के फैक्चुअल वन लाइनर्स आपके पेपर में बनते हैं ना, वो ऑलरेडी वीडियो बना के मैं डाल चुका हूं, जाके देखो। दूसरा मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया था, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर मैंने इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कवर करी है, आपको खुद एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा, आप जाके उस लेक्चर को देखो। फिर मैंने प्रियम्बल से बनने वाले जितने भी सवाल हैं वो भी लेक्चर आ चुका है, उसे भी जाके देखो। और अगर हिस्ट्री का लेक्चर एंजॉय करना है वो भी जाके देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको प्रॉपर एक ब्रीफ मैराथन है। इन चीजों से आप रिवाइज करते रहो बार बार, मेरे लेक्चर्स में आपको रिवीजन बहुत मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है इस लेक्चर, इस सेशन को आप थोड़ा सा प्यार दो, हम भी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालेंगे और बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। और अगर वीडियो में आपको लग रहा हो कि थोड़ी सी स्लो है तो उसकी स्पीड भी बढ़ा के दे सकते हो, यूट्यूब पे एक है आपके पास ऑप्शन प्लेबैक स्पीड का। ये हो गया आपका 245 लिखवा दिया, मतलब राज्यसभा के बारे में मैंने सारी बातें बता दी। और शेड्यूल 4 में लिखा है कि सीट्स स्टेट से कितने मेंबर जाएंगे, यूनियन टेरिटरी से कितने जाएंगे। सबसे ज्यादा यूपी से जाते हैं क्योंकि वहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना, 31 मेंबर जाते हैं राज्यसभा में। तो ये हो गया आपका शेड्यूल 4। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बार बार रिवाइज करो, ट्रिक की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 1 में क्या था, देश के अंदर सबसे पहले तो चीज यही आएगी ना, हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी लिस्ट आ गई। शेड्यूल नंबर 2 में सैलरी कौन कितने पैसे ले रहा है वो सारी लिस्ट आ गई, किन किन की है वो भी देख लेना। शेड्यूल नंबर 3 के अंदर शपथ ग्रहण, ओथ्स एंड एफर्मेशंस, वो आगे। शेड्यूल नंबर 4 में राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स कहां से, कौन सी स्टेट से होंगे और यूनियन टेरिटरी से होंगे, वो भी आ गया। अब आ जाते हैं शेड्यूल नंबर 5 पे, SCH 5, ठीक है। शेड्यूल नंबर 5 में है प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले एरियाज हैं उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलेगा, और वो जो प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल 5 में लिस्ट बना के डाल रखे हैं, ये अनुसूची नंबर 5 में आता है। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आप ध्यान रख सकते हो चाहो तो, 244 का पहला भाग 1 लिखा है, ठीक है। 244(1) के अंदर है ये कि शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम किस तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे। तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, आप जब 12 शेड्यूल्स पढ़ते होंगे किसी और लेक्चर से, उसमें आपने देखा होगा वो आते हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सिर्फ आपको नाम पढ़ा के चले जाते हैं कि शेड्यूल 1 में ये है, 2 में ये है। आज आप डिटेल में पढ़ लोगे, कभी आपके दिमाग से निकलने की नहीं है चीज। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है शेड्यूल नंबर 10 के अंदर क्या है, तो उसके बारे में एक्स्ट्रा भी जो इन्फॉर्मेशन बनेगी मैं बता दूंगा आपको। अमेंडमेंट्स इससे रिलेटेड याद रखनी है। 8 तो ओरिजिनल ही थे शेड्यूल, जो 4 अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई है वहां से बहुत सवाल बनते हैं। तो शेड्यूल सिर्फ ये 12 क्वेश्चंस का चैप्टर नहीं है, अगर शेड्यूल को खोल के देखा जाए आपके एग्जाम में 50 तरीके से सवाल बन सकता है शेड्यूल्स के अंदर से ही। तो आई होप इतना क्लियर होगा। शेड्यूल 5 भी हो गया। शेड्यूल 4 क्या था, मन में रिवाइज करो, राज्यसभा में सीट एलोकेशन फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब आ जाते हैं शेड्यूल नंबर 6 के ऊपर। शेड्यूल 6 क्या है, ये भी है प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन था। इधर ट्राइबल एरियाज ऑफ स्पेसिफिक कुछ स्टेट्स हैं। ट्राइबल एरियाज ऑफ कौन कौन सी हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो उनको एडमिनिस्टर करने के लिए जो प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल नंबर 6 के अंदर है। तो शेड्यूल 5 के अंदर क्या था, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और शेड्यूल 6 में क्या है, ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। आई होप आपको क्लियर होगा। ये हो गई हमारी 6 अनुसूचियां, अब सिर्फ 6 बची हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे कवर करवाता चल रहा हूं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शेड्यूल नंबर 7। देखिए साथ साथ लिखने से क्या होता है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब होती स्लाइड मैं आपको पढ़ के बता देता, एज एन एजुकेटर मेरा काम आसान हो जाता और आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाता। अब मैं आपको साथ साथ लेके चल रहा हूं, है ना, तो उससे आपको अलग फायदा होगा। शेड्यूल 7 ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक शेड्यूल 3, शेड्यूल 2, शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 11, 12, ये 6 तो आपको बाय हार्ट याद रखने हैं, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। शेड्यूल 7 के अंदर है 3 लिस्ट्स, कौन कौन सी, यूनियन, स्टेट, इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में भी कवर कर चुका हूं, कंकरेंट। अब क्या होता है कि मान लीजिए यूनियन पार्लियामेंट है, सेंटर पे गवर्नमेंट बैठी है, वो किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बना सकती हैं, वो सब यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आती हैं, उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपने हस्तक्षेप कर सकती है, उसी पे लॉज बना सकती है, वो यूनियन के मैटर्स में नहीं जा सकती। स्टेट जाकर के ये नहीं बोल सकती मिलिट्री के ऊपर कोई कानून बना दे, वो यूनियन लिस्ट में आता है। लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हो गए, टैक्सेशन सिस्टम हो गया, किसके पास कौन सा टैक्स है, कंकरेंट लिस्ट में हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें, फॉरेस्ट, ये सब कंकरेंट लिस्ट के पार्ट्स हो जाते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों में कंसेंसस बनाया जाएगा कि कौन की मतलब इसके लिए क्या करा जाए। कंकरेंट लिस्ट यूनियन और स्टेट दोनों मिक्स्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन एट द एंड चलती किसकी है, यूनियन की। तो क्योंकि हमारे देश में फेडरेशन है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि सेंटर की जो पावर्स हैं वो ज्यादा हैं, वो स्टेट से ज्यादा है, इसलिए एंड में यूनियन ही सरवाइव करता है कंकरेंट लिस्ट के मामले में। तो यहाँ पे कितने कितने सब्जेक्ट्स थे इनिशियली याद रखना जब संविधान बन के तैयार हुआ था, 3, 7 ध्यान रखो, इधर लगाओ 9, इधर 6 और इधर 4, 97, 67, 47 ये सब्जेक्ट्स थे यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, और ये आता है शेड्यूल नंबर 7 में। जो लिस्ट मेंशन है वो शेड्यूल 7 के अंदर है। खत्म आपका 7वां शेड्यूल। पहला क्या था, दोबारा रिवाइज करो, पहला क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जितनी स्टेट्स हैं, जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम। सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या था, सेकंड शेड्यूल के अंदर थी सैलरीज। शेड्यूल नंबर 3 में ओथ्स एंड एफर्मेशन। शेड्यूल नंबर 4 में एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के अंदर स्टेट और यूटीज में से कितने कितने मेंबर जाएंगे उनकी लिस्ट। शेड्यूल नंबर 5 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल नंबर 6 में नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनको किस तरीके से एडमिनिस्टर करा जाएगा, शेड्यूल 6। और शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल नंबर 8। यहां से देखो कितने सारे सवाल बनते हैं। देखिए लेक्चर में काफी मेहनत लग रही है आप लोगों के लिए, तो आप भी अपनी तरफ से, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो आपके स्टूडेंट्स और भी तैयारी कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है वो सब वही पेपर दे रहे होंगे जो आप दे रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सब में शेयर करो यार। शेड्यूल नंबर 8, इसके अंदर आ जाती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए शेड्यूल, क्योंकि इसमें से देखो कितने सारे सवाल बनेंगे अभी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी मेंशन्ड है, लैंग्वेजेस 22, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये बता रखा है कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो है 343 के अंदर। ये आर्टिकल 343 भी आप ध्यान रख सकते हो, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। लेकिन प्रॉपर लिस्ट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इज गिवन इन शेड्यूल नंबर 8। जब हमारा संविधान बना था 1949 26 नवंबर को, और इनैक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 से, तो उस टाइम पे हमारे संविधान के अंदर 14 लैंग्वेजेस होती थी ऑफिशियल, ठीक है। इसके बाद में 15वीं लैंग्वेज कौन सी अमेंडमेंट में आई, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो आई 21st अमेंडमेंट एक्ट। इसके ईयर भी ध्यान रखने हैं, अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो अमेंडमेंट हुई, अभी तो 8वां चल रहा है, अभी आगे और अमेंडमेंट्स आएंगी। 21st अमेंडमेंट एक्ट, और इसका ईयर था 1967। इसके अंदर सिंधी लैंग्वेज इसके अंदर ऐड कर दी गई थी
पेपर उठा के देख लेना, एसएससी का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सिंधी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कब ऐड करी गई थी। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के अंदर। अपने अब आ जाते हैं दूसरी, इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अभी शेड्यूल के अंदर अभी और क्वेश्चंस चल रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखते हैं कि 15वीं लैंग्वेज तो आ गई, उसके बाद और लैंग्वेज तो 22 तक गई ना, फिर अगली लैंग्वेज कब ऐड हुई? 71st, यार छोटे में लिख रहा हूं, अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 73rd और 74th भी आई थी अमेंडमेंट। 1992 में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ये तीन भी ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में आ जाती हैं। अब कुल मिला के बन गई 18 लैंग्वेज। बाकी 4 लैंग्वेज का भाई ये अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं, इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, आपको याद आ जाएगा। इसके बाद में आ जाओ 92nd अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर, और इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई? 2003 ईयर भी साथ साथ लिखवा रहा हूं, ये ईयर भी ध्यान रखना। बोडो, डोगरी, कश्मीरी और संथाली, मैथिली, बिहार में बोली जाती है। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड होती हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, और ये लिस्ट पूरी हो जाती है। अभी 22 लैंग्वेजेस हैं, इस तरीके से बनी है। ये भी क्वेश्चन बनता है, जब संविधान में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो कितनी लैंग्वेजेस थी? तो 14 लैंग्वेजेस थे। ऑल ओवर जो भी क्वेश्चन बन सकता है, अपने एंड से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बच के ना जाने पाए एग्जाम में। इस तरह की मेहनत अगर आप करोगे आगे लॉन्ग टर्म की, तो आपको खुद को पता लगेगा कि नहीं यार मेरी जीके बहुत स्ट्रांग हो गई है। और जीके स्ट्रांग करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। ये एक तरह से इनफाइनाइट सिलेबस है, लेकिन हमारे लेक्चर्स में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं कि वो कंफर्म आपके वहां से सवाल बनने ही बनने हैं, बच के जा नहीं सकता आपसे वो पेपर। शेड्यूल नंबर 9 पे आ जाओ। अच्छा, ये था वैलिडेशन ऑफ, एंड लिख दिया, ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए, ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। लैंड रिफॉर्म्स, अभी बताता हूं। लैंड रिफॉर्म्स हो गया। अब ये मैंने बताया था ना 8 ही शेड्यूल थे, शेड्यूल 9 तो ऐड हुआ होगा अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये कब ऐड हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट। ये सबसे पहली अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ही ऐड हो गया था, अमेंडमेंट एक्ट। और इसका ईयर क्या है? 1951। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहली अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस साल में करी गई थी, तो 1951 हो गया आंसर। शेड्यूल 9 के अंदर वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। आई होप इतना क्लियर होगा। बेसिकली इसके अंदर अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम कर दिया गया। अबॉलिशन, एक छोटा सा प्रावधान बता रहा हूं इसका, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अच्छा, एक और चीज बताता हूं आपको हिस्ट्री से रिलेट कर करके। इसमें जमींदारी सिस्टम को ना कौन लेके आया था? ये हिस्ट्री में जाओ आप, ये मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में भी बता रखा है। ये था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बोला जाता था इसको। ये लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सिस्टम बनाया गया था, और इसके अंदर किसानों की बहुत प्रताड़ना हुई है, आज तक होती रही है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम बोल रहा हूं। एंड राइटिंग समझ में ना आया तो कान तो सही चल रहे होंगे, लिखते रहो। जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये लेके आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको यूं लेके आते हैं इधर, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट कर दिया मैंने। 1792 में लाया था, और इसी को कहते थे फादर ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ये सिविल सर्विसेज का भी फादर माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लो, हिस्ट्री के भी 2 क्वेश्चन कवर हो गए आपके यहां से। जमींदारी सिस्टम कौन लेके आया था?
लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, आप बेसिकली ये याद रख लेना लाइन, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। नेक्स्ट पे आ जाओ, शेड्यूल नंबर 10, बस 3 बचे हैं यार, उसके बाद एक बार ऊपर से रिवाइज भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, अब ये भी अमेंडमेंट के थ्रू आया होगा, तो इसकी अमेंडमेंट याद रखना, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। क्या होता था ना, मंत्री इलेक्ट हुआ एक पार्टी से, इलेक्ट होने के बाद में पार्टी बदल ली, तो दल बदल कानून को रोकने के लिए इसको एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया शेड्यूल नंबर 10 के अंदर, 52वें संशोधन के अंदर 1985 में। कोशिश कर रहा हूं मैं हिंदी वालों को भी समझ में आए, तो ये हो गया 52nd अमेंडमेंट 1985। इस टाइम पे राजीव गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हो गई थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी बहुत दल बदल हो रहा था, राजीव गांधी गवर्नमेंट होगी, शेड्यूल 10 हो गया। आई होप यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल की तरफ अब हम आ रहे हैं, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनेगा वो आपको दिमाग में बिठा के जाना है शेड्यूल 11 से। शेड्यूल 11 क्या है, इसमें क्या हुआ था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक तो होती है गांव में और एक होती है शहरों में। जो गांव में हुई थी वो थी पंचायती राज सिस्टम, तो वो आया था इसमें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज, पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज ना 3 लेवल स्ट्रक्चर है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। 3 लेवल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले होती है ग्राम सभा विलेज लेवल पे, फिर होती है पंचायत समिति, है ना, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो सब जानते होंगे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये हो गई विलेज लेवल, ये हो गई ब्लॉक लेवल और ये हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 टायर स्ट्रक्चर, 3 लेवल स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने दिया था, किसकी रिकमेंडेशन का पालन हुआ था इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। थोड़ा सा फिल्मी नाम नहीं लग रहा है बलवंत राय? हाँ, कोई उसकी मूवी थी ना सन्नी देओल की। बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1957 में। एक कमेटी बैठी थी, उसने बोला था 3 लेवल स्ट्रक्चर बनाओ पंचायती राज का, लेकिन इसको प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में कब डाला गया, तो वो डाला गया, वो इंपॉर्टेंट याद रखना है, शेड्यूल 11 के अंदर। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट थी ये थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट। और इसके लिए जो ईयर आपको ध्यान रखना है 1992। 71st भी 1992 में आई थी, जिसके अंदर 3 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी 8th शेड्यूल में, है ना। रिवाइज करो उसको, इस तरीके से रिवाइज पुराना रिलेट करते हुए चलोगे तो वैसे ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब आप एक ट्रिक बना लो, ये 12 शेड्यूल जैसे याद करके चले जाओ, ऐसे काम नहीं बनता। इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मल्टीपल आपके क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं इसके अंदर। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर इसे वैलिडेट करा गया था शेड्यूल नंबर 11 में। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में और कहां इसको वैलिडेशन मिला, उधर आ जाते हैं। देखो शेड्यूल 11 तो आ गया, इसके अंदर किस पार्ट के अंदर आया, पार्ट, देखो शेड्यूल अलग चल रहे हैं, इसे आर्टिकल में भी जोड़ा गया, पार्ट 9। पार्ट 9 के बाद आर्टिकल 243 से 243O, मतलब ए बी सी डी ऐसे क्लॉजेज होते हैं ना, वहां से ओ तक, और ओ के बाद फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये सारा इसका लेखा जोखा है शेड्यूल नंबर 11 का। एक बार रिवाइज कर लो। पंचायती राज सिस्टम, मतलब जो विलेज लेवल पे 3 लेवल होंगे, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। 3 लेवल स्ट्रक्चर दिया किसने था, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। उसके बाद में कि मतलब ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे संविधान में ऐड हुआ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर।
क्लियर है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में भी पड़ता है, पार्ट 9 के आर्टिकल 243 से 243O। और अगर हम थोड़ा सा और देखें तो विलेज पंचायत का जिक्र ना डीपीएसपी में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 40 के अंदर, इसके अंदर भी आपको विलेज पंचायत का जिक्र मिल जाएगा। जितना भी संविधान से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड जो आर्टिकल अमेंडमेंट है वो सब मैंने कवर करा दिया। अब आ जाते हैं अपने लास्ट शेड्यूल पे, शेड्यूल नंबर 12। इसमें है कि पावर्स ऑफ जो भी म्युनिसिपैलिटीज हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मतलब जो कि शहरों के अंदर अर्बन एरियाज में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको दर्शाया गया है शेड्यूल 12 में। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा आप लिख लो नगर पंचायत। ये 3 स्ट्रक्चर यहां भी हैं कि कौन सा किस एरिया में काम करेगा, नगर पंचायत। तो जो भी पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपैलिटीज की है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया है कि यूनियन में पावर है, स्टेट में पावर है, और उसके थर्ड टायर बोले तो नीचे आपके अर्बन एरियाज में, विलेज एरियाज में भी ऑटोनॉमस पावर्स दी गई हैं। तो वो आता है शेड्यूल नंबर 12 में। और ये है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देखो होती है जो बड़े अर्बन एरियाज होते हैं, बिग अर्बन एरियाज, ये वहां होती हैं। ठीक है, और जैसे बीएमसी हो गई, एमसीडी हो गई। म्युनिसिपल काउंसिल ये होती है छोटे अर्बन एरियाज में जो कि सीमित एरियाज होते हैं, और नगर पंचायत होती है ट्रेडिशनल एरियाज में जो अर्बन कम लोकल होते हैं, ट्रेडिशनल एरियाज। इसकी सेंस आपको समझ में आ जाए, मैं खाली वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल 12। इसका अमेंडमेंट क्या है, कौन सा आर्टिकल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस बात पे आप ध्यान रखना। ये मैंने बता दिया बड़े अर्बन एरिया के लिए, ये छोटे अर्बन एरिया के लिए, और एक काइंड ऑफ लोकल और ट्रेडिशनल एरियाज के लिए। इसके अंदर 1/3 सीट रिजर्व्ड होती है वुमेन के लिए, और ये 5 साल का इसका टेन्योर होता है, 5 साल के लिए अपॉइंट होती है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड अमेंडमेंट। इतना आपने नोट कर लिया होगा, अमेंडमेंट देख लेते हैं। उसकी थी 73rd, इसकी है 74th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट एक्ट। और इसके थ्रू 12th शेड्यूल जोड़ा गया। आया कब, 1992 में। 1992 से आज हमने 3 अमेंडमेंट पढ़ ली। 71st अमेंडमेंट जिसमें कि 3 लैंग्वेज ऐड करी गई, 22 लैंग्वेजेस में, मतलब कि जो आपका 8 शेड्यूल है उसमें 3 लैंग्वेज ऐड हुई। 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज सिस्टम। 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद, ये सारी चीजें 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आई और ये 12वें शेड्यूल में ऐड हुई। इससे रिलेटेड पार्ट आ जाता है आपका पार्ट 9A, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और पार्ट 9 है पंचायती राज के लिए। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। 243O पे वो खत्म हुआ था, ये 243O से 243ZG, ये आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। बेसिकली 243 ध्यान रख लेना। ये हो गया आपका अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी मैंने आपको करा दिया, पार्ट 9 है, और 243O से 243ZG। कुछ रह तो नहीं गया, नहीं रह गया। अब मैं आपको सारे शेड्यूल्स एक बार बैक टू बैक रिवाइज करा देता हूं। यार ये सब तो मैंने डिलीट कर दिए होंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको मुंह बोली बता देता हूं। इधर देखो, फर्स्ट में क्या हमने पढ़ा था, फर्स्ट में पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हमारे देश में, इसके लिए आर्टिकल 1 से 4 पार्ट 1 वो भी सपोर्ट करता है इसको, तो इसके अंदर वो लिस्ट दे रखी है। सेकंड के अंदर सैलरी, शॉर्ट में बता रहा हूं। थर्ड के अंदर ओथ्स और एफर्मेशंस, जो भी शपथ होगी, ठीक है। फोर्थ के अंदर आप आ जाओ, राज्यसभा में जो सीट एलोकेशन था फॉर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए, जो भी सीट्स एलोकेशन होगी। फिफ्थ के अंदर क्या था, शेड्यूल्ड एरियाज एंड
शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो वो एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, इसका एडमिनिस्ट्रेशन। 6 नंबर शेड्यूल के अंदर क्या था? ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कौन कौन सी थी स्टेट्स? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये हो गई 6। और अब आ जाओ 7वीं, इधर ही लिखवा दूं, यहां कर देते हैं, देखो सारी सामने रहेंगी ना आपके। इसके अंदर 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। 8वें के अंदर है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 9th में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से। उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का भी जिस्ट दे दिया था। 10th के अंदर है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये ऐड करी गई थी पहली अमेंडमेंट में 1951 के अंदर। ये ऐड करी गई थी 52nd अमेंडमेंट 1985 के अंदर। ठीक है, 11th के अंदर हमने कर लिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेज लेवल पे। ठीक है, पंचायती सिस्टम। ये रिवाइज करा रहा हूं दोबारा से, एक जगह पे छोटे में लिखना चाहते हो लिख देना। इससे जो अमेंडमेंट रिलेटेड है 73rd और 1992, और इससे आर्टिकल पार्ट इसमें था पार्ट 9, आर्टिकल 243 से 243O। ठीक है, 12वें पे आ जाओ। 12वें में था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, ये था, इसके लिए था 74th अमेंडमेंट एक्ट, 74th 1992। आई होप अब आपको ये अच्छे से, ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। डाउट अगर छोटा है तो वहीं क्लियर कर दिया जाएगा, नहीं है छोटा, ज्यादा बच्चों को अगर कोई डाउट आ रहा है या आपको किस तरह के टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको बड़े आराम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को दबा देना है। उसी से आपको ज्यादा से ज्यादा जो नई नोटिफिकेशंस आ रही हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बना रहा हूं, अभी ज्योग्राफी के अंदर मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं पूरा इंडिया साइज एंड लोकेशन, बाउंड्रीज हो गई, और जितने भी नंबरिंग है, मतलब पॉपुलेशन वाइज इंडिया कहां आता है, एरिया वाइज कहां आता है, उसके अलावा फिजिकल फीचर्स, ये सब मैं आपको एक ही लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए जाएंगे वहां पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए हिस्ट्री के अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते जाएंगे। ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन अपलोडेड है, अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ये आपकी ड्यूटी है। चैनल पसंद आया है तो कृपया करके लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।